नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बरेली में हुंकार भरने पहुंचे, जहां अमित शाह ने अपना दमखम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बरेली में सबसे पहले अमित शाह ने शाही से फतेहगंज पश्चिमी की ओर से सीबीगंज से होकर बरेली पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। यात्रा के समापन से पहले भाजपा ने बरेली में रोड शो का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह सीधे कुमुम खाना पहुंचे और रोड शो में शामिल हुए। अमित शाह के रोड शो में अपार जनसमूह भी उमड़ा, जिसे बीजेपी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह रोड शो और जनविश्वास यात्रा के समापन के बाद रात में बरेली में ही प्रवास करेंगे। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारी से संबंधित और अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। तो वहीं से पहले अमित शाह आज रामनगरी अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या पहुंचने पर अमित शाह ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। अमित शाह ने प्रभु श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। इसके बाद गृह मंत्री ने राम मंदिर निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात कर निर्माण कार्य की जानकारी भी ली। अमित शाह ने मंदिर में साधु महात्माओं से भेंट कर उनका सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने अखिलेश और मायावती का बिना नाम लिए हुए बोला कि बुआ बबुआ ने कभी आस्था का सम्मान नहीं किया, लेकिन बीजेपी अयोध्या को प्राचीन गौरव वापस दिला रही है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्मित कर रहे हैं। मित्रों, इस सपा बसपा के शासन में, ये बुआ बबुआ के शासन में हमारे आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हर एक आस्था स्थान को गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी है। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, पहले जब सपा का राज्य था, यहां पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे। आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं। मित्रों, भाग रहे हैं। 3 बार उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी। 14 में करी, 17 में करी, 19 में करी। अब मुझे बताइए, कल से 22 शुरू होने वाला है। 22 के चुनाव में भाजपा को जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 6 की 6 सीटें अयोध्या की जिताओगे क्या? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आशाओं का लखनऊ में सम्मान किया गया। आशाओं का सम्मान एवं 80,000 मोबाइल फोन भी वितरण किया गया। इस अभियान की शुभारंभ खुद योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको बता दें कि आशाओं को कार्य के प्रति समर्पित रहने का सुझाव भी दिया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समयबद्ध ढंग से अपनी उपलब्धियों को शासन के संज्ञान में ला देंगे तो शासन से मिलने वाला आपका मानदेय समय पर आपके पास पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश की सभी आशा बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से यहां 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हमारे 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहा है। पीपीपी मोड पर भी 2 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और तेजी के साथ हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर जनपद में एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, यह हम प्रदेश के अंदर लागू कर सके। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला आया था, उस दौरान प्रदेश के अंदर जब मैं देख रहा था कि प्रदेश के अंदर हमारे 56 यानी प्रदेश के अंदर 36 ऐसे जनपद थे जिसमें एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे पास आईसीयू के बेड मौजूद हैं और हर जगह वेंटिलेटर मौजूद है। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी के बाद अब कन्नौज के 2 बड़े इत्र कारोबारियों के यहां आयकर विभाग ने छापा मारा है। 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, हाथरस। यहां पर आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। ये भी बता दें कि शहर के छिपटी मोहल्ला निवासी इत्र कारोबारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के घर और कारखाना पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र बनाया था। पीयूष जैन के यहां छापेमारी के दौरान उनका नाम भी चला था। वहीं इस कारोबारी एस मोहम्मद याकूब के यहां भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। आयकर विभाग की छापेमारी पुष्पराज जैन के कन्नौज, लखनऊ, मुंबई और आगरा के ठिकानों पर चल रही है। हाथरस में भी इनकी फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन की यहां से छापेमारी में बरामद करीब 200 करोड़ रुपए की नकदी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। उन्होंने कहा कि छापेमारी की कार्रवाई कदम उठाने लायक खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। सीतारमण ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव छापेमारी से घबरा गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश को कैसे पता चला कि ये पैसा किसका है, क्या आप उसके साझेदार हैं, क्योंकि केवल साझेदारी को ही पता होता है कि पैसा आखिर किसका है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जब एक जगह पर छापा मारते हैं, am I right in English, हिंदी, इंटेलिजेंस उनके हाथ में रखे जाते हैं। जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस कहते हैं हम, इंटेलिजेंस हर दिन बहुत सारी मिलता रहते हैं, मगर उसमें से जो एक्शनेबल है उसके अनुसार जाते हैं किसी के यहां उनके रिकॉर्ड्स देखने के लिए, उनके यहां चेक करने के लिए। ऐसे ही एक कारोबार था जो कानपुर में एक फ्रैग्रेंस परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स का यहां जाकर के जीएसटी का इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के तहत रेड हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के अनुपी हैं। अखिलेश ने सीएम योगी पर वार करते हुए कहा कि यूपी की सरकार फेल हो चुकी है और क्या कुछ उन्होंने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुने। 4.5 साल का उनका कार्यकाल देखें तो उनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा। और स्वाभाविक है कि अगर घर परिवार का बच्चा फेल हो जाए या कमजोर हो पढ़ाई में तो उसके परिवार के सब सदस्य लग जाते हैं उसे कैसे पास कराएं। ये मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। अच्छा, जब उनको झूठ बोलना होता है तो झूठ बोलते हैं,
लोगों को गुमराह करते हैं। पता नहीं उत्तर प्रदेश से क्या इंटेलिजेंस खबर पहुंचाई है दिल्ली तक, जिससे कि दिल्ली वाले भी उन्हें बचाने के लिए आ गए। आज दिल्ली वालों को इसलिए बचाना पड़ रहा है क्योंकि अनुपयोगी मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। जनता उन्हें हटाना चाहती है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो ये जितना कुछ छापा वगैरह पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कमी को बचाने के लिए, जो नाकाम हुए, जो उन्होंने पहले झूठा प्रचार किया कि जो इत्र व्यापारी पीयूष हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को सच्चाई की जानकारी हुई, जो पीयूष थे वो उनके थे, तो अपनी गलती, अपनी कमी छिपाने के लिए इन्होंने फिर पुष्पराज जैन पर छापा मारा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक है और प्रदेश में किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। इसी को देखते हुए धामी सरकार की इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। वहीं पुलिसकर्मियों की लंबित मांग 4600 ग्रेड पे मामले में सीएम धामी अधिकृत रहेंगे। इसके अलावा होम स्टेट पर भी रोड मैप तैयार किया गया है। तो यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को कोविड का बहाना लेकर टालने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पलटवार किया। उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कभी और कहीं भाजपा के खिलाफ कोई भी माहौल नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। उन्होंने भी कहा कि भाजपा किसी भी तरह से चुनाव टालने के मूड में नहीं है, सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणी को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की थी। देखिए, ऐसा है, कहीं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट तो कांग्रेस के हैं। तो इतना कांग्रेस वाले बेचारे हमारे भाई लोग धैर्य रखें, रिजल्ट आने में अभी काफी दिन लगेंगे, क्योंकि पहले चुनाव होगा। हमने कोई जल्दीबाजी नहीं करी है और ना हम कर रहे हैं। ये तो माननीय उच्च न्यायालय कई जगहों पर फैसले देते हैं और माननीय चुनाव आयोग जो होता है, माननीय चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है, वो भी एक किस्म से उनके ऊपर किसी का कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं होती है। सीएम धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। शाम के समय हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचकर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के मौके पर कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में साधु संत और सामाजिक संगठनों से जुड़े गणमान्य जन प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों से मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद स्थापित किया और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों से सुझाव भी लिए। आगामी दिनों में इन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड में प्रगति के कार्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। सभी पूज्य संतगण और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे सभी विद्वजन यहाँ पर एकत्र हुए और सभी ने यहाँ पर आपस में मंथन किया है, एक संवाद किया है कि कैसे हमारा राज्य आगे बढ़े, कैसे हमारा प्रदेश उन्नति की ओर जाए। उस दिशा में सबके विचार आए हैं और बहुत सारे विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसको लेकर एक बोधिसत्व कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है, विचारों की श्रृंखलाएं, और इस आज के इस संवाद कार्यक्रम से भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी और उनको हम लोग राज्य के हित में लगाएंगे। भाजपा के रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ अब बीजेपी के कार्यकर्ता ही लामबंद हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कल रायपुर विधानसभा सीट पर पार्टी संगठन के 2 मंडल अध्यक्ष हटवा दिए और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दिला दी जो कि चुनाव निर्दलीय लड़कर हार चुके हैं। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राजेश शर्मा, राजभर पुरोहित, रंजीत भंडारी, नीरू भट्ट के साथ कई लोग उपस्थित रहे। उनकी मांग है कि विधायक काऊ के दबाव में बनाया गया और मंडल अध्यक्षों को हटाया जाए, क्योंकि उनका बीजेपी के रीति और नीति से कोई लेना देना नहीं रहा। से बैठे हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष हटाए गए हैं। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपने लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जो हारे थे उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। हम विरोध में बैठे कि हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष दोबारा से बनाए।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी विधायकों और विधानसभाओं में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। बयानबाजी भी चल रही है और इसी क्रम में आज कोटद्वार विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ विरोध किया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस मेयर हेमलता नेगी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इसी क्रम में कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने नगर निगम लागू करने के पहले 10 साल तक स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों पर कोई टैक्स न लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों पर व्यापारिक टैक्स और हाउस टैक्स थोप रही है। वहीं भाजपाइयों का कहना है कि सरकार ने कोई टैक्स नहीं थोपा। क्या कहना है सुनिए। ये जो व्यावसायिक टैक्स के बारे में महापौर कोटद्वार द्वारा पूरे कोटद्वार को भ्रमित किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हमने महापौर कोटद्वार का पुतला दहन किया। आप देख सकते हैं कि चाहे ऋषिकेश नगर निगम हो, रुद्रपुर नगर निगम हो, देहरादून नगर निगम हो, जहां जहां व्यावसायिक टैक्स लगे हैं, निगम द्वारा तत्काल महापौरों द्वारा बोर्ड की बैठक आयोजित की गई और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 10 साल तक जो टैक्स माफ था उस प्रस्ताव को पारित करके सीधे आगे अग्रसरित कर दिया गया। लेकिन महापौर द्वारा क्या किया जा रहा है, खाली अपने पति सुरेंद्र सिंह नेगी की राजनीति चमकाने के चक्कर में जानबूझ के कोटद्वार में भ्रम की स्थिति अपनाई जा रही है। ना तो इनके द्वारा कोई बोर्ड की मीटिंग की गई, न इनके द्वारा पार्षदों को कोई निमंत्रण दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है कि हम फालतू में सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे तो हम 2022 में चुनाव में टिके रहेंगे, नहीं तो चुनाव में इनके कोई अस्तित्व नहीं है। अब कुछ ही समय बाद नए साल 2022 की शुरुआत होगी, तो राजधानी देहरादून के एसएसपी और डीआईजी देहरादून जन्मजय खंडूरी ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित तरीके से नए साल की आयोजित की अपील की है। डीआईजी देहरादून जन्मजय खंडूरी ने कहा है कि पुलिस शाम से ही ड्यूटी पर अलर्ट मोड पर रहेगी। देर रात यदि कहीं कुछ हुआ तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। वर्ष की मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे ये निवेदन भी करता हूं कि नया वर्ष है, इसको सेलिब्रेट तो करें, लेकिन हुड़दंगियों पर पुलिस सख्त रहेगी। इसके अलावा जहां जहां पर गैदरिंग होगी वहां पर अगर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो वहां पर भी हमारे द्वारा सख्त आप सही सेफ अपना वर्ष सेलिब्रेट करें, कोविड के प्रोटोकॉल ध्यान दें और का सेलिब्रेशन के लिए परेशानी का सबब न बने, उस पर भी आए और लगातार हमारी जितने भी हो जहां पर की सेलिब्रेशन पर पुलिस की उससे सख्ती से निपटा। तो नए साल को लेकर देहरादून पुलिस सतर्क है। और बात की जाए तो पिछले दिनों क्रिसमस के मौके पर यातायात प्लान के बावजूद लोगों को जाम से जूझना पड़ा था। हालांकि इस बार प्लान थोड़ा हटकर है, चेंज है। पुलिस का दावा है कि ट्रैफिक जाम ना लगे और इसके लिए विशेष प्लान है, लेकिन प्लान कितना कारगर रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि रूट डायवर्जन किया गया है और साथ में शहरी इलाकों को शहर से अलग किया गया है और ग्रामीण इलाकों को अलग रखा गया है, जिसकी वजह से भीड़ कम होगी। नए साल के जश्न में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है, क्योंकि प्रशासन इसको देखते हुए भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। नैनीताल, भीमताल और मुक्तेश्वर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हुए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। नैनीताल माल रोड स्थित में भी बोटिंग का लुत्फ उठा है। लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो साल आ भी चुका है। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू तो लागू है, साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों से कोविड गाइडलाइन भी किया जाता है। इसके अलावा हल्द्वानी, नैनीताल देखते हुए की व्यवस्था भी की जा रही है। नैनीताल, भीमताल और मुक्तेश्वर जैसे पर्यटन इलाकों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर का जश्न नहीं मनाया जा सकेगा। जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या नैनीताल में देखने को मिल रही है। ये एक अच्छा संकेत भी है कि कोविड कर्फ्यू के बाद भी पर्यटन कारोबार अपने चरम पर पहुंच रहा है। जो 31 का न्यू ईयर है उसमें जो पर्यटक बड़ी संख्या में आने की संभावना है, क्योंकि सारे होटल्स की बुकिंग अब तक के जो है वो फुल है, चाहे जिम कॉर्बेट हो या नैनीताल हो। उसमें पूरा ट्रैफिक प्लान हमारा तैयार है। पार्किंग स्थल कितने होंगे, कहां कहां गाड़ियां लगेगी, वो हमने आज ही जो है वो जारी किया हुआ है ट्रैफिक प्लान पर्यटकों की सुविधा के लिए। और जो शासन से जो गाइडलाइन आई है कोविड की, उसका भी पूरा जो है पालन किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू भी जो है वो लागू कर दिया गया है। तो दोनों चीज जो है पर्यटक भी जो है वो किस तरह से आएंगे और जो है 31 करेंगे, तो ये और उसके साथ ही कोविड गाइडलाइंस का भी पालन होगा, इसकी ये सुनिश्चित कराया जाएगा।
चलिए, आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें और आने वाला साल आप सब दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो। आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।